नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। टीएमसी के वैसे सांसद जो डबल इंजन की सरकार में रहकर विकास डेवलपमेंट के एजेंडे को पूरा करना चाहते हैं, उन्होंने पहली बाधा पूरी कर ली है, यानी कि 2/3 आंकड़ों का बंदोबस्त हो गया है संसदीय जो पार्टी है उसमें टूट के लिए, यानी कि 19 एमपी की एक लिस्ट जारी हुई है, जो कि अगले कुछ दिनों में लोकसभा स्पीकर से मिलेंगे और उसके बाद असली तृणमूल होने का वो दावा पेश करेंगे। सवाल ये है कि ये जो नंबर्स हैं, इसके बाद निश्चित रूप से जो टीएमसी और ममता बनर्जी की पार्टी है, उसमें जो टूट की आशंका जताई जा रही थी, वो एक तरह से साफ दिख रही है कि अब कोई इफ एंड बट की स्थिति नहीं बचती है, क्योंकि जो लेटर जारी हुआ है उसमें 18 मई यानी कि तकरीबन 1 महीना पहले का डेट है। हालांकि लेटर जो है उसमें सांसदों के अलग-अलग सिग्नेचर यानी कि अलग-अलग इंक से नाम भरे गए हैं, जिसमें कि ब्लू इंक, ब्लैक इंक का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि नंबर्स किस तरह से जुटाए जा रहे हैं या जुटाए गए हैं, उसकी भी एक बानगी दिखती है उस लेटर में जो नाम दिए गए हैं। यानी कि पहले कुछ नाम ऐड हुए, उसके बाद पूरे नंबर्स नहीं हो रहे थे, तो किस तरह से कोशिश की गई, उसके बाद कुछ और नाम जोड़े गए। हालाँकि अब भी सस्पेंस ये बना हुआ है कि वो जो 19 नाम हैं, उसमें 13वां जो नंबर का नाम है, वो कौन है? क्या कोई सीनियर नेता इसमें ऐड होगा या ऐड हो चुका है? क्या वो कल्याण बनर्जी हैं या फिर सौगत मुखोपाध्याय हैं या फिर और कोई वरिष्ठ नेता इस लिस्ट में है? ये सारी बातें टीएमसी के टूट से उभर रही है और ममता बनर्जी क्या कर रही हैं इस मौके पर, इन सवालों को हम समझने की कोशिश करते हैं। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। शिखा मुखर्जी जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कलकत्ता से जुड़ रही हैं। आशीष मिस्त्री जो प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं शिखा जी आपसे। जो नाम आए हैं, जो लिस्ट आई है शिखा जी, उसमें जो नाम है वो आपको चौंकाते हैं? आपको लगता है कि नहीं ये सारे नाम एक तरह से बीजेपी का जो इन्फ्लुएंस है उसमें आना ही था, या फिर कोई वरिष्ठ नाम आपको लगता है कि कोई और सीनियर नाम इसमें ऐड होगा ताकि वो जो ग्रुप है जो असली टीएमसी होने का दावा करेगा, सिंबल पे दावा करेगा, रिसोर्सेज पे दावा करेगा, जिस तरह की महाराष्ट्र में हमने देखा था, उसमें कुछ हैवी वेट नाम होने चाहिए जिससे कि पॉलिटिकल लेजिटिमेसी उस ग्रुप को असली टीएमसी होने में मिल सके। देखिए, 2 बातें हैं आपने जो पूछी। एक तो ये लिस्ट अभी बन चुकी है, ये अभी तक कहना शायद जल्दबाजी हो जाएगा, क्योंकि ये लिस्ट जो है और ये चिट्ठी जो है, इस पे बहुत सारा सवाल उठता है। पिछले सोमवार या मंगलवार तक उन्होंने स्पीकर ओम बिरला के ऑफिस में उन्होंने पेश किया था, लेकिन वो चिट्ठी वहां पे उसका वो कोई रिकॉर्ड नहीं था। और अब कहा जा रहा है कि अगले मंडे को वो चिट्ठी पेश किया जाएगा। तो लगता है कि ये जो आपने जो जैसे कहा कि जुड़ता गया है नाम, तो ये नाम जुड़ता गया है, लेकिन ये नाम बिल्कुल कंफर्म्ड है कि नहीं, ये बोलना अभी तक मुश्किल है, क्योंकि अभी भी 3 दिन बाकी हैं। मतलब ये लगता है कि डील चल रही है। डील कई बार होता है कि मैच्योर हो जाती है, नहीं होती है, तो कोई प्रोसेस में है। कोई प्रोसेस में है ये। देखिए, वहां पे एक नाम जो चौंकाने वाली है वो है शायोनी घोष। क्यों? क्योंकि इस इलेक्शन में शायोनी घोष का जो रवैया था, वो तो अभिषेक बैनर्जी और ममता बनर्जी के बिल्कुल यानी कि 1 नंबर पे ममता बनर्जी, 2 नंबर पे अभिषेक बैनर्जी और 3 नंबर पे शायोनी घोष का नाम आ रहा था। लोग उनमें ममता बनर्जी का रिफ्लेक्शन ढूंढने लगे थे और लोगों को लगता था कि अगली ममता बनर्जी टीएमसी से होंगी। छोटी ममता नाम से उनको बुलाया जा रहा था। तो ये तो चौंकाने वाली बात है। और उन्होंने ऐसा भी एक स्टेटमेंट दिया है शायद, जहां पे उन्होंने कह दिया है साफ-साफ कि टीएमसी में कोई भविष्य नहीं है। यानी कि उनको लग रहा है कि टीएमसी अब खत्म हो चुकी है, ममता बनर्जी खत्म हो चुकी हैं और इस पार्टी में और कुछ रहा नहीं। तो
अब देखना पड़ेगा कि और कौन जुड़ रहा है। कल्याण बैनर्जी के नाम वहां पे, बट अगर कल्याण बैनर्जी उसी दल में जुट जाए तो सवाल यही होता है कि काकोली घोष दस्तेदार कहाँ जाएंगी, क्योंकि काकोली घोष दस्तेदार ने जो उन्होंने तो पहला बम फोड़ा था ना, कि उन्होंने ओम बिरला को एक चिट्ठी दे के कल्याण बैनर्जी के खिलाफ उन्होंने कंप्लेन किया था, और ये भी कहा था कि कल्याण बैनर्जी कहाँ से चीफ विप हो गए, मैं तो चीफ विप थी। तो एक पार्टी जहां से वो निकल के आई कल्याण बैनर्जी के नाम पे शिकायत करते करते, उसी पार्टी में जाके कल्याण बैनर्जी जुड़ जाएंगे। तो यानी कि काकोली घोष दस्तेदार का फिर वैल्यू क्या रहा। तो सौगत राय भी आपको लगता है कि नहीं हो सकते, जिस तरह से शायद सौगत राय थोड़ा सा टाइम लेंगे अगर वो जाएंगे, क्योंकि वो बहुत सोच समझ के अपना काम करते हैं। उन्होंने, देखिए, हम आपको सौगत राय की करियर के बारे में वो बता दें। वो थे कांग्रेस में जब बहुत सारे यंग लीडर्स इकट्ठे होके इंदिरा गांधी को उन्होंने सपोर्ट किया था। उनमें से सौगत राय एक थे, प्रियरंजन दास मुंशी थे, मिस्टर चेन्नीथला was also a part of it and others like him. तो ये है सौगत राय कांग्रेस में थे, फिर उन्होंने कांग्रेस छोड़ के शरद पवार जी के साथ वो जुड़ गए नेशनलिस्ट कांग्रेस पे, फिर नेशनलिस्ट कांग्रेस से वो तृणमूल में जुड़ गए। तो वो इस तरह टाइम लेते हैं, सोच समझ के अपना काम करते हैं। जहां लगता है कि अब शायद उनका जो फ्यूचर है नहीं बनेगा, तो वो उसी वक्त वो दल छोड़ते हैं, जल्दीबाजी में कुछ नहीं करते। तो जब तक मंडे नहीं आता है और ये चिट्ठी ओम बिरला के पास जाता नहीं है और ये चिट्ठी ओम बिरला स्वीकार नहीं करते, काकोली घोष दस्तेदार को चीफ विप, तृणमूल की चीफ विप के हिसाब से रिकॉग्नाइज नहीं करते, यानी कि देखिए आप, पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर रथिंद्र बासु, उन्होंने एक चिट्ठी उनको जरूर दिया गया था ऋतुब्रत बैनर्जी के तरफ से, और उन्होंने वो चिट्ठी स्वीकार कर ली और ऋतुब्रत बैनर्जी को रिकॉग्नाइज कर लिया एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। जब तक ये प्रक्रिया खत्म नहीं होती लोकसभा में, तब तक हमको एक ये थ्रिलर ड्रामा के हिसाब से देखना पड़ेगा, क्योंकि कब क्या हो जाएगा ये हमें अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। यानी कि समझ में आ रहा है, लेकिन यही डाउट रह रहा है कि कौन साथ में है, कौन नहीं है, कितने लोग हैं। और 3 दिन लेकिन ये बहुत साफ दिख रहा है कि एक तरह से इतने नंबर्स जुगाड़ लिए गए हैं। जैसे अगर कोई नंबर्स 5, 6, 7 होता तब तो ये बात समझ में आती। तो 2 चीजें बड़ी साफ हो रही है कि टूट हो रही है, बड़ी टूट हो रही है, और सिंबल और बाकी चीजें भी टीएमसी से जाएगा, जो कि पुराना जिस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड हमने देखा है कि जिन भी अथॉरिटी पे वो अपील करेंगी उसमें वो उनके पक्ष में फैसला नहीं होगा। और सवाल सिर्फ ये है कि ये नंबर्स 19 पे रहता है, 20 पे होता है, या 22 तक चला जाता है, 23 तक चला जाता है। और जो अभी उस तरफ है, यानी ममता के साथ में है, उनमें से भी किसी की डील हो जाती है, अच्छा ऑफर मिल जाता है, जिससे कि वो बागी खेमा में जा मिलता है। सिर्फ इतने का अंतर है। जी, मुझे तो लगता है वैसे ही है, क्योंकि देखिए जब तक वो जस्ट 2 चीजें हैं, स्पीकर जब तक वो चिट्ठी को स्वीकार नहीं करते और चीफ विप नहीं मानते, तब तक ये डील और कौन जुड़ने वाला है, कैसे जुड़ने वाला है, क्या होगा, ये सब चलता रहेगा। क्योंकि जब तक वो चिट्ठी स्वीकार नहीं करते स्पीकर, तब तक ये जितना और कौन जुड़ेगा, कितने और जुड़ेंगे, आपने जैसे कहा 20, 22, 23 जो भी है, दल टूट रही है, ये तो बहुत दिनों से साफ है। जिस तरह से लोगों ने
बातचीत की, जैसे 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 उन्होंने मीटिंग्स की। बट व्हाट इज मोर इंटरेस्टिंग इज कि राज्यसभा से 3 एमपी अपना पदत्याग कर दिया। एक सुखेंदु शेखर राय, 2 सुष्मिता देव और 3 ये प्रकाश चिकबारिक। इनको भी इस तरह सोच, इनको इनका भी एक पोजीशन है जो हमको समझना है। सुखेंदु शेखर राय बोल रहे हैं कि हाँ हमने रिजाइन तो कर दिया तृणमूल से, क्योंकि ये बाकी लोग जो हैं आप उनका भी देखिए। सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और ये प्रकाश चिकबारिक तीनों ने राज्यसभा से भी पदत्याग किया और पार्टी से भी, यानी कि उनका है क्लीन ब्रेक। और अगर लोकसभा की तरफ आप देखें तो कोई क्लीन ब्रेक नहीं है, कोई किसी पदत्याग नहीं कर रहा है, कोई एथिकल पोजीशन नहीं है, कोई मॉरल पोजीशन नहीं है। वो सिर्फ अपने आप को तृणमूल, असली तृणमूल के नाम से वो अपने आप का परिचय दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ हम ही तृणमूल है क्योंकि हमारे पास मेजॉरिटी है। तो तृणमूल पार्टी अगर सिर्फ पार्लियामेंट्री पार्टी के हिसाब से होता तो एक बात होती, लेकिन पार्टी तो बहुत बड़ी चीज है। वो तो सिर्फ कई 20-22 पार्लियामेंटेरियन से तो पार्टी नहीं बनती। यानी कि अभी भी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, जिसको अगर हम इतना सिंप्लीफाई कर दें कि उसको सिर्फ पार्लियामेंट्री पार्टी के हिसाब से देखें, संसदीय पार्टी के हिसाब से देखें, या हम विधायकों का दल के हिसाब से देखें, तो ये पार्टी का मतलब बस वहां तक सीमित नहीं है। पार्टी बहुत बड़ी चीज होती है। तो ये अब देखना पड़ेगा कि होता क्या है, क्योंकि विधानसभा में पोजीशन बहुत साफ साफ निकल गया है। वो बिल्कुल वो चैप्टर आप समझ लीजिए कि 60 हो या 62 हो या 63 हो, वो चैप्टर मोटा मोटी खत्म हो चुका है, क्लोज हो चुका है। लेकिन पार्लियामेंट में अभी तक ये चल रहा है। बिल्कुल आशीष मिस्त्री, ये एक बड़ी विचित्र स्थिति है। विधानसभा में जो स्प्लिट हुआ है वो टीएमसी के ही नेता हैं, यानी कि ऑफिशियल विपक्ष के जो नेता हैं वो टीएमसी में रहते हुए पार्टी ममता बनर्जी के पास में है, लेकिन विपक्ष का नेता कोई और है, उनकी तरफ से नामित व्यक्ति नहीं है। पार्लियामेंट में जो टूट हुई है, जो टूट होने वाली है, जिसमें कि स्पीकर से वो मिलकर ऑफिशियली दावा करेंगे कि भाई वो असली टीएमसी हैं, और उसके बाद जिस तरह से शिवसेना में टूट हुई थी उसकी एक लंबी प्रक्रिया है कि वो कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, फिर वो किस तरह से वो क्लेम करेंगे कि असली पार्टी वही है, क्योंकि मर्जर का और उसका तो कोई सवाल नहीं है कि बीजेपी उनको नहीं ले रही है, अपनी पार्टी में इंडक्ट कर रही है। उनके सामने ये भी समस्या है कि वो उस तरह से रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल बचा हुआ है, सब इस्तीफा दें और चुनकर आए, वो रिस्क कोई नहीं लेना चाहेगा। राज्यसभा में बीजेपी उन्हीं को इंडक्ट कर रही है जिनको कि अपनी स्ट्रेंथ पे जिता के ला सकती है, लाएगी, और जिनसे बीजेपी को लग रहा है कि ठीक है इनको अपने पक्ष में लेना चाहिए। यानी कि सारे जो राज्यसभा के एमपी हैं उनको बीजेपी भी इस्तीफा दिलवाकर अपने कोटे से नहीं लाएगी। लेकिन कुल मिलाकर अभी तक ममता बनर्जी और उनके कैंप या उनकी तरफ से क्या ये मान लिया जाए कि उन्होंने हार स्वीकार कर ली है, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है इस स्थिति में, या फिर आपको लगता है कि बिहाइंड द सीन ममता या उनके लोग कुछ ना कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं जिससे कि उनकी पार्टी का अस्तित्व बचे, या फिर कांग्रेस में मर्जर हो जाए, कांग्रेस में मिल जाए? क्या इस तरह की कुछ सुगबुगाहट दिख रही है? देखिए, परिस्थिति जो है विचित्र है, लेकिन मेरे लिए ये कुछ सरप्राइजिंग नहीं है। ये होना ही था, क्योंकि पार्टी जो है तृणमूल कांग्रेस, किस तरह से पार्टी उभर के आया, मतलब किस तरह से इसने इवॉल्व किया है और किस तरह से पार्टी के अंदर चेंजेस आया है लास्ट 8 साल में खास करके, वो देखना पड़ेगा। जो हमने पहली बार भी, इससे पहले भी जब भी हमने बात किया है स्क्रीन पे, तब भी वही बोला है मैंने कि 2021 से
इस पार्टी के अंदर एक बदलाव आया है, लेकिन वो बदलाव 2021 से नहीं आया है। उसके पीछे और एक 4 साल 5 साल की हिस्ट्री है। तो 2016 के बाद से पार्टी में धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हुआ है, लेकिन 19 के बाद से प्रिसाइसली पार्टी के अंदर ये सारे बदलाव हम देख पा रहे हैं। जैसे कि लास्ट के 3 सालों में हमने देखा है कि पार्टी किस तरह से तृणमूल पार्टी ने फंक्शन किया है। जैसे यहाँ पे ममता बनर्जी अब वो चाहती है कि पार्टी को, अगर वो चाहती है कि कांग्रेस के साथ जुड़ जाए, मार्च कर जाए, या तो फिर कोई भी पार्टी के खिलाफ जा रहा है, कोई सैबोटेज हो रहा है, वो कंट्रोल करे, लेकिन वो कंट्रोल कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि 2021 के बाद से पार्टी उनके हाथ में है ही नहीं। क्योंकि पार्टी के अंदर जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस ने वोट किया, पार्टी की जो मशीनरी होती है, जिस तरह से चलाया है, वो बदल गया है। आईपैक के आने के बाद धीरे धीरे जो पार्टी मशीनरी होती है, उस पार्टी मशीनरी के साथ तृणमूल का पूरा कनेक्शन धीरे धीरे ब्रेक होता गया और आईपैक के ऊपर पूरा निर्भर करता गया पार्टी। तो पार्टी का क्या हुआ है, जितने भी लोअर लेवल पे पार्टी के कैडर है, जितने भी लीडर्स है, उनके ऊपर कोई कंट्रोल है नहीं। तो एक ही चीज जो पार्टी को जोड़ के रखा था, वो था पावर। जब तक बंगाल में वो पावर में थे तो सारे लोग उसमें जुट गए थे, लेकिन पावर के जाते ही पूरा बिखर गया, पूरा फ्रैगमेंट हो गया। और इस तरह से फ्रैगमेंट हो गया कि देखिए, कोई भी दक्षिणपंथी जो दल होती है, पार्टियां होती है, उनको अटेंशन की जरूरत होती है। ममता बनर्जी यहाँ से अगर कम बैक करना है तो उनको अटेंशन चाहिए। हर रोज न्यूज़पेपर में उनको स्पेस चाहिए, मीडिया में एक स्पेस चाहिए, हर जगह पे। लेकिन आप देखिए, इलेक्शन के नतीजे के बाद कहीं पे उनका कोई अटेंशन नहीं है। वो अटेंशन क्रिएट करने के लिए क्या क्या नहीं किए। वो कोर्ट में चली गई, जाकर के वो कोर्ट के अटायर पहन के वो कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि वो अटेंशन में रहे, क्योंकि इमेज जो होती है ना, दीदी वाला इमेज, जैसे यहाँ पे सारे स्कीम चलती थी कि दीदी से नहीं, पूछो, लेकिन अगर उस दीदी को लॉजिक बोलो। से आशीष मिस्त्री देखें कि जो बड़ी पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस का एग्जांपल ले लें, कांग्रेस को भी उस तरह का अटेंशन नहीं मिलता मीडिया में। कांग्रेस इसकी बार बार शिकायत करती है, लेकिन कांग्रेस में तो उस तरह की टूट नहीं हो रही है। आरजेडी को अटेंशन नहीं मिलता, आरजेडी में टूट नहीं हो रही है, डीएमके में टूट नहीं हो रही है। ममता बनर्जी का जो पार्टी का स्ट्रक्चर था, या ममता ने हाल के दिनों में जिस तरह से ये उन्होंने फिल्म स्टार, सेलिब्रिटी, जो कि जिसका एक इन्फ्लुएंस होता है जनता में, उनको अपने पार्टी के कैडर में बहुत ज्यादा, जिसका इंडक्शन उन्होंने किया, उन सबको राज्यसभा लोकसभा का टिकट दिया। और ऐसे कलाकारों की कोई जिसको कहते हैं वो कमिटमेंट नहीं होता है, आज की तारीख में जहां भी सत्ता है वो चलकर वहां चले जाएंगे। तो जो कार्डर है उसकी तुलना में उन्होंने जो लैटरल एंट्रेंट है उस पर क्या ज्यादा भरोसा किया। दूसरा, क्या अभिषेक बनर्जी या आईपैक, इन सब ने एक तरह से पार्टी का जो स्ट्रक्चर था उसमें इतनी ज्यादा तब्दीलियां की, या एक अलग पैरेलल सिस्टम बना दिया जिससे कि कनेक्ट खत्म हो गया। तो असली वजह क्या है? बिल्कुल, एक तो चीज है कि इसको एक सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी की जरूरत है, जो हम लोगों ने, कुछ लोगों ने मिलकर किया। ममता की जो इमेज की जो क्रिएशन है, जिस तरह से ममता की जो इमेज बनी है, वो देखना पड़ेगा। वो हमने कैसे देखा है, देखिए, उन्होंने एंगेज किया है फिल्म स्टार को, स्पोर्ट्स पर्सन को, सिविल सोसाइटी के सारे क्वार्टर्स में से लोग लेके। लेकिन इंटेंशन क्या है? इंटेंशन दो तरीके के हो सकते हैं। जैसे कि कांग्रेस में मान लीजिए कि किसी प्रोफेसर का एंट्री हो जाता है, राज्यसभा में भेज देते हैं, या स्पोर्ट्स पर्सन का। लेकिन क्या होता है, उससे कांग्रेस क्या चाहते हैं? अपना इमेज के लिए नहीं। कांग्रेस वहां पे एक वो सबका साथ सबका विकास वाला फॉर्मूला दिखाते हैं कि हम सिविल सोसाइटी के सारे लोगों को अकोमोडेट करते हैं। तो ये एक अकोमोडेटिव स्ट्रेटेजी होती है। लेकिन अगर तृणमूल का देखिए, तो तृणमूल क्या करता है कि ऐसा नहीं है किसी सेलिब्रिटी को लेके आए हैं, वो काफी पॉपुलर है, उस पॉपुलर को हम कैपिटल बनाना चाहते हैं, ये नहीं है। रादर उल्टा है। मतलब हम अगर कोई सेलिब्रिटी को पार्टी में लेते हैं, वो सेलिब्रिटी बोल दे कि दीदी काफी श्रेष्ठ इंसान है, मतलब दीदी जैसा कोई है नहीं, दीदी ऑनेस्टी का अरे दूसरा नाम है, ये वगैरह, तो क्या हो जाएगा, वो कैपिटलाइज होता है, लेकिन दूसरे तरीके से। इसका मतलब कोई फिल्म स्टार अगर बोल दे कि दीदी से ऊपर कोई है नहीं, कोई स्पोर्ट्स पर्सन बोल दे कि दीदी से ऊपर कोई है नहीं, तो दीदी का जो इमेज है वो और भी स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन हम लोगों ने क्या देखा कि ये सारे सेक्टर में से इसके ही अगेंस्ट एक डिस्कॉन्टेंट क्रिएट हो गया।
जैसे कि बंगाल में टॉलीवुड होता है, वहां पे पैरेलल बढ़ गया, एक श्रेणी जो दीदी की तरफ है, एक श्रेणी उसके अगेंस्ट। तो हम ग्रामशी पढ़ के आए हैं, वो जो काउंटर हेजीमनी वाला फैक्टर है। तो क्या हो गया कि कल्चरल हेजीमनी का भी एक काउंटर नैरेटिव क्रिएट हो गया सारे सिविल सोसाइटी में। तो इसमें हो जाता है क्या कि जब तक उनके हाथ में था, ममता बनर्जी की इमेज सब कुछ कंट्रोल कर रही थी, तब तक तो ठीक था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, वो इमेज रह गया, लेकिन इमेज को अब पॉपुलर कर, इमेज को इमेज रखने का जो दायित्व है वो सौंप गया आईपैक के ऊपर। और आईपैक के काम करने के तरीके बिल्कुल अलग है। उनका ममता बनर्जी की इमेज से उस तरह से नहीं है। एक मैं डिफरेंस यहाँ से बताना चाहूंगा। होता क्या है, ये आईपैक जैसे संस्थाएं जो होती है वो सिचुएशनल लीडर क्रिएट करते हैं, इमेज ऑफ सिचुएशनल लीडर। तो दे कैन बनाते बनर्जी की ममता की बॉल खुद से, यानी अब क्या है, जो जर्नी 7 साल है वो से वो क्रिएट हुआ। लेकिन आईपैक एक तरीके से करनी चाहिए, बस कोशिश की है विकास बाजार। बिल्कुल दो डिफरेंट रिजल्ट हमारे सामने आ गया। तो अब प्रॉब्लम क्या हो गया है कि अटेंशन की जरूरत है, लेकिन अटेंशन मिलेगा कहाँ से? अटेंशन मिलने की कोई चांसेस है नहीं, क्योंकि यही बीजेपी की अभी स्ट्रेटेजी है। बीजेपी करना क्या चाहता है? बीजेपी बेसिकली ये करना चाहता है कि ममता बनर्जी को ब्रीदर लेने के लिए कोई स्पेस ना हो, ताकि वो फिर से कम बैक कर सके। तो उनको कोई भी तवज्जो ना दिया जाए, उनको कोई भी अटेंशन दिया ना जाए, इसको मेक श्योर करने की कोशिश किया जा रहा है। जैसे असेंबली में वो सक्सेसफुल हो गया ऑपरेशन लोटस के तहत, अब वो पार्लियामेंट की बारी है। और मैं काफी निश्चित हूँ कि सोमवार को जो देखा जाएगा कि ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा। और ममता बनर्जी का जो आइडेंटिटी क्राइसिस, जो इमेज था उनका, जो स्ट्रॉन्ग इमेज, वही उनकी कैपिटल थी, तो वो कैपिटल भी उनसे छीन जाएगा। नहीं, लेकिन उसके लिए ममता बनर्जी कर क्या रही है? सवाल ये है कि एक तो ममता बनर्जी ने हार मान ली है कि ठीक है, बीजेपी का जो रिसोर्स है, बीजेपी के जो हथकंडे हैं और जो उनके सांसद जिस तरह से मंडी में बिकने के लिए तैयार हैं, उसके सामने कोई ऑप्शन नहीं है। या फिर ममता बनर्जी कुछ ऐसी स्ट्रेटजी उनके पास में है जिससे कि वो पासा पलट सकती हैं? क्या इस तरह का एफर्ट कुछ कर रही हैं, दिखता है? मुझे नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं। ग्राउंड रियलिटी वो है नहीं। देखिए, ममता बनर्जी को मैंने पहले ही बोला है कि जो वो हर बार अपने सभा में बोलते थे कि जो पीपल है वो हमारे साथ है, जो लोग है वो हमारे साथ है, माँ माटी मानुष। तो वो लोगों को लेके साथ चलते हैं, लेकिन वो लोग उनसे बिछड़ गए हैं। 16 के बाद से धीरे धीरे जो लोग है, जिन लोगों के ऊपर उनके उनके भरोसा हुआ करता था, वो लोग उनसे बिछड़ गए, बिल्कुल बिल्कुल बिछड़ गए। लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन कर सकता है, तो वोट कैसे मिले? वोट मिले, जैसे मैंने प्रशांत किशोर को काफी बार यहाँ पे हाईलाइट किया हूँ, वो खुद ही बोले थे तृणमूल की डिफॉल्ट वोट 20% है। तो किस तरह से वो वोट होता है सबको मालूम है। आप डायमंड हार्बर मॉडल को उठा करके देख लीजिए, वहां पे कितना वोट मिला था अभिषेक को। अब अभिषेक को वहां पे घुस भी नहीं सकते। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा तो क्या होगा? तो आपको ना एक क्राइसिस है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि इलेक्शन का एक फायदा है, अब वो चाहे डेमोक्रेसी हो या ऑथोरिटेरियन रेजिम हो, लेकिन इलेक्शन का फायदा ये होता है कि आप टेस्ट में जाते हो, फिर आपको वोट मिलता है, तो आप इंश्योर हो सकते हो कि ठीक है, लोग हमारे साथ है। इलेक्शन नहीं करोगे या मैनिपुलेट करोगे तो फिर क्या होगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि आपके पास पॉपुलर सपोर्ट है भी या नहीं। तो यही एग्जैक्टली प्रॉब्लम हुआ है आईपैक से वोट करवाने से। प्रॉब्लम यो कब पीपल नीचे से निकल गए, उनको पता भी नहीं चला। तो अब देखिए, अब ये तो सिंपल है ना, जो रिलीजियस पोलराइजेशन की बात करते हैं वो तो होगा, वो तो रियलिटी है। बीजेपी की स्ट्रेटेजी है, सब लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है कि यह है तो रिलीजियस पोलराइजेशन होगा। लेकिन उसका काउंटर नैरेटिव है कि आपने जगन्नाथ टेम्पल बना दिया, आपको लगा कि हम लोगों को मूर्ख बना देंगे। लोग मूर्ख नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। पॉलिटिक्स में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। हम सोशल साइंटिस्ट काफी बार स्पेस को लेके जितना सोचते हैं, टाइम को लेके नहीं सोचते। ममता की जो पॉलिटिक्स की जो ब्रांडिंग है वो 2010 से पहले रेलिवेंट था, लेकिन 2010 के बाद क्या चेंजेस आया? डिजिटल रेवोल्यूशन आया, जहां पे ममता पीछे चली गई।
और उनको लाना पड़ा, आईपैक को बुलाना पड़ा, क्योंकि उनके पार्टी के अंदर वो एक्सपर्टाइज है नहीं। अब बीजेपी को देख लीजिए दूसरे तरीके से, जिस तरह से बीजेपी ने हैंडल किया है 2014 से बीजेपी का जो उस बीजेपी उभर के आया है इस तरह, और वो बिल्कुल डिजिटल रेवोल्यूशन के साथ लेकर के वो चलते रहे, लेकिन ममता का वो नहीं हाल नहीं था। और अब फेडरल जो कॉन्स्टिट्यूंट होती है वो तो है ही, दोनों ही पॉपुलिस्ट पार्टी है, लेकिन एक राज्य पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होता है। शिखा जी, आपको लगता है कि ममता के पास कोई ऑप्शन है आज की तारीख में अपने को रेलेवेंट रखने के लिए, या फिर वो 3-4 साल 2029 के आने से पहले तक एक तरह से पीछे चली जाएं, थोड़े से अपने को विड्रॉ करें, अभिषेक बैनर्जी को भी विड्रॉ करें, ताकि जनता का जो गुस्सा है वो थोड़ा सा कम हो, या ऑर्गेनाइजेशन का जो गुस्सा है वो कम हो, और एक तरह से नए तरीके से अपने को रीइन्वेंट करें? या फिर दूसरा रास्ता है कि कांग्रेस में वो चली जाएं और जो माइनॉरिटी वोट जिसके खिसकने का, क्योंकि आज की तारीख में ममता हार के भी 40% 41% के वोट शेयर पे हैं। देखिए, बहुत सारी सवालें आपने पूछ ली, लेकिन मैं एक एक करके जवाब देने की कोशिश करूंगी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जहां से आपने छोड़ा कि 40% वोट्स तो उनके पास हैं, और ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन के माध्यम से ही 40% बने हैं। एसआईआर और एसआईआर के डिलीशंस जिस तरह से टारगेट किया गया था, डिस्प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ विमेन की डिलीशन, नाम की डिलीशंस, मुस्लिम वोट्स की डिलीशंस, सब कुछ के बावजूद उनको 40% वोट्स मिला है। एक फैक्ट्स पे हम चलते हैं, हम और ये इमोशन वाली बात छोड़ दीजिए, और या राजनीति वाली बात छोड़ दीजिए। एक तो है फैक्ट ये, दूसरा फैक्ट है कि इस 40% वोट्स में आप अगर देखें तो उनके पास 34 एमएलएज हैं जो कि मुस्लिम्स हैं, यानी कि एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम वोट का उनके साथ है, और साथ इस इलेक्शन में भी रहा है। जितना भी हम बोल लें कि मुस्लिम वोट उनसे खिसक गया और ये हुआ और वो हुआ, लेकिन ये 34 एमएलए फिर कहां से आ गए? 34 एमएलए एक बड़ा नंबर है। और पिछली बार 2021 में जब अगर हम समझ भी लें कि बहुत मैनिपुलेशन हुआ था वोट, और बहुत बड़े पैमाने पे वोट चोरी की गई थी, ममता बनर्जी ने चोरी करवाई थी एक्सेट्रा, तब भी उनके पास 42 मुस्लिम एमएलएस थे। 34। और इस इलेक्शन में तो कम से कम मानना पड़ेगा कि ये इलेक्शन बिल्कुल फेयर था। इसमें 27-28 लाख लोग हट गए। उसके बाद भी अगर ममता 34 एमएलए के साथ में है, मुस्लिम एमएलए के साथ में, तो ये दिखाता है कि उनके पास में नंबर्स हैं, जनता का समर्थन इन सब के बाद भी है। मुस्लिम वोट खिसकने वाली बात जो है वो बिल्कुल एक क्या कहते कहानी है, एक कहानी है, वेरी नाइस, बट ये फिक्शन है। दूसरा है विमेन्स वोट। विमेन्स वोट क्या उनके पास से खिसक गई है? मुझे तो मेरे हिसाब मैंने जो सुना है, और मैंने सुना है संजय कुमार जी से, जो हमारे देश में शायद सबसे डिस्टिंग्विश्ड सेफोलॉजिस्ट हैं, जो ये इलेक्शन सर्वेज और इलेक्शन के का जो जितना भी एक्सपर्टीज है, वो संजय कुमार जी को हम सब मानते हैं कि वो बहुत ज्ञानी है। तो संजय कुमार जी से मेरी बात हुई थी, और उन्होंने हमसे तो कहा कि देखिए, ओवरऑल ममता को 5% मोर विमेन्स वोट्स मिला है बीजेपी के तुलना से, राइट? और ये 5% वोट जो है, इसमें जो गरीब तबके की औरतें हैं, उन्होंने भारी बहुमत से उनको वोट दिया है। और जो अमीर तबके की महिलाएं हैं और पुरुष भी हैं, उन्होंने भी बहुत ममता जी को वोट दिया है। तो बीच का जो वोटर है वो ममता बनर्जी को शायद उतने ज्यादा वोट्स नहीं दिए हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं दिया है ये भी तो नहीं सच है।
अबाउट 50% वो वोट्स भी मिला है। तो यानी कि विमेन्स वोट्स अभी तक ममता बनर्जी से इतना खिसक के नहीं गया है जितना लोग बोल रहे हैं। ये यानी कि एक फिक्शन है। तीसरा हुआ कि ये जो पार्लियामेंट और विधानसभा, सांसद और विधानसभा की ये जो क्या कहते हैं विद्रोह हम देख रहे हैं, यानी कि विद्रोह यानी कि कू भी कह सकते हैं, शायद कू बोलना बेटर होगा क्योंकि वो अंदर से ही ये एक कुछ निकल रहा है और वो कह रहे हैं हम असली हैं, तो ये तो कू वाले बात हो गई ना। तो ये जो कू चल रहा है, ये कू में देखना है कि विधानसभा में जितने एमएलए थे, जितने एमएलए हैं जो अपने आप को क्विस्ट या जो भी कहना चाहें वो हैं, वो अभी तक ऑपोजिशन में बैठने की उन्होंने संकल्प किया है, क्योंकि वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वाली बात हो गई ना, तो ये ऑपोजिशन वाले हो गए। और जो सांसद में है, लोकसभा में है, वो कह रहे हैं कि हम एनडीए के साथ जाएंगे। तो वहां भी एक कॉन्ट्रडिक्शन हम देख सकते हैं। चौथा रहा कि ममता बनर्जी इस वक्त क्या करेगी। वो चुपचाप 3 साल बैठी रहेगी। देखिए, मैं अभी पढ़ रही थी, इनफैक्ट अभी भी पढ़ रही हूँ, ब्रह्म प्रकाश का एक किताब है बॉडी ऑन द बैरिकेड्स, जहां पे वो कहते हैं कि जिसके पास और कोई चारा नहीं है वो बैरिकेड के पास पहुंच जाता है, और वो बैरिकेड ही उसका जगह बन जाता है कि वो बैरिकेड के माध्यम से ही अपना जो पोजीशन है, अपना जो डिमांड है, अपना जो कहना है, अपना जो विरोध है, वो वहीं से वो प्रकाश कर सकता है। तो ये ब्रह्म प्रकाश की जो किताब में उन्होंने जो लिखा है, इससे मैं सहमत हूं कि ममता बनर्जी के पास अभी रास्ता छोड़ के और कोई जगह नहीं है। जब वो रास्ता पे पहुंच जाएंगी, जब वो तय करेंगी कि हम रास्ता से ही अपना राजनीति करेंगे और ये विधानसभा और लोकसभा की बात हम छोड़ देंगे, दैट इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर हमको देखना पड़ेगा कि ममता बनर्जी की नई राजनीति क्या बनती है। इस परिस्थिति में उनकी नई राजनीति क्या बनती है। अब ये नई राजनीति तो हम तब तक ही तय नहीं कर पाएंगे जब तक वो ये विधानसभा और सांसद वाली जो बातें हैं उसमें वो घूमती रहती हैं। वो घूमना वो छोड़ दे, वो रास्ते पे पहुंच जाए, तो तब समझ में आएगा कि ये जो विमेन्स वोट्स है, ये जो मुस्लिम वोट्स है, कि क्योंकि देखिए 34 एमएलए सिर्फ मुस्लिम्स हैं, तो बाकी जितने लोग थे वो तो हिंदू वोट्स ही थे ना। तो इसका मतलब यही होता है कि सब हिंदू वोट्स ममता बनर्जी से ऋतुब्रत बनर्जी और उनके जितने बाकी एमएलए हैं वहां पे पहुंच गए। तो सब कुछ समझना पड़ेगा कि जब तक वो इस चक्कर में घूमती रहती हैं तब तक हमें पॉलिटिक्स आगे क्या होगा ये हमको समझ में नहीं आएगा। जिस दिन वो ये संसद और विधानसभा वाली पॉलिटिक्स के पीछे वो भागना छोड़ दें और ये अभिषेक वाली स्टोरी को वो खत्म कर डाले, तब तक हमको समझ में नहीं आएगा कि ममता बनर्जी क्या करेंगी। अभी तो अभिषेक बनर्जी वाली स्टोरी चल रही है ना। अभिषेक बनर्जी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इवल्स, यानी कि हम हार भी गए, हम जीत भी गए, हम सब कुछ कर गए, लेकिन अभिषेक बनर्जी इज द विलेन। हम नहीं कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी बिल्कुल साफ सुथरा बहुत कुछ ग्रैंड और वो कोई क्या कहते हैं सेंट तो है नहीं। उसमें एरोगेंस है, उसमें बहुत कुछ गलतियां हैं शायद, लेकिन ये जो
ये जो नैरेटिव बन रहा है बहुत सिंपल सा नैरेटिव बन रहा है। राजनीति में ये इतना सिंपल नैरेटिव नहीं होता। ये साफ है, ये गंदा है, ये काला है, ये सादा है, ऐसा नैरेटिव हमने कभी इंडियन पॉलिटिक्स में तो देखा ही नहीं है। क्योंकि अगर हम सोचे बाकी लोगों के बाद, तो शुभेंदु अधिकारी से लेके काकोली घोष दस्तेदार से लेके बाकी जितने भी हैं, ऋतुव्रत बनर्जी इंक्लूडेड, इन पे एक भी धब्बा नहीं है। ये बात तो सही नहीं है ना। बिल्कुल, वो तो पब्लिक डोमेन में है। कुल मिलाकर जिस तरह से कीर्ति आजाद ने आरोप लगाया कि किस तरह से काकोली घोष कितने पैसे लेते हुए कैमरे में कैद हुई, इसके अलावा किस तरह से जो लोग कल तक बीजेपी की आलोचना कर रहे थे, शुभेंदु अधिकारी कैद हैं, शुभेंदु अधिकारी के ऊपर जो कैमरे में पकड़े गए, जो चड्ढा को चड्डी कह रहे थे, वो सब एक तरह से पब्लिक डोमेन में है, सबने, जनता ने देखा है वो सब। तो वैसी स्थिति में ये कहना कि वो उनका जो दामन है साफ है, वो राष्ट्र निर्माण के लिए बीजेपी के साथ में डबल इंजन सरकार के को आगे बढ़ाने के लिए जुड़ रहे हैं, वो सब बहुत ही बचकानी और हास्यास्पद बातें हैं। कुल मिलाकर जो पश्चिम बंगाल की कहानी है, उसमें अभी फाइनल चैप्टर अभी लिखना बाकी है, क्योंकि ममता बनर्जी जिस तरह से शिखा कह रही हैं कि जब तक वो एमपी और एमएलए का जो ये कहानी चल रही है, उससे बाहर निकलकर ममता आगे की जब कहानी लिखने के लिए बैठेंगी, तब शायद पश्चिम बंगाल की कहानी समझ में आए कि ममता आखिर क्या करेंगी। लेकिन फिलहाल जो चैप्टर है, उसमें कम से कम ये दिखता है कि ममता बनर्जी के लिए सेटबैक है, और जो पावर पॉलिटिक्स है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी ममता के दल में टूट कराकर अपनी बढ़त, अपना डोमिनेशन बढ़ा रही है। तो आज के कार्यक्रम में इतना है। शिखा जी जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष मिस्त्री, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डायलॉग के साथ। Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus digital original series.